हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर सेकंड का, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर। फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है एक सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति। राइटर हैं A.G. गार्डनर, जिनका लाइफ स्पैन है 1865 से लेकर 1946 तक। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। A.G. Gardiner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. A.G. Gardiner, a distinguished मतलब प्रतिष्ठित, जर्नलिस्ट पत्रकार, किसी न्यूज़पेपर में काम करने वाले व्यक्ति। और कौन थे? एंड एन इमिनेंट, एक प्रसिद्ध ऐसे राइटर, निबंध लेखक। उनका जन्म कब हुआ? वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ इन 1865 1865 में। तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा कि A.G. गार्डनर, जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार और एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध लेखक थे, उनका जन्म 1865 में हुआ। एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एज अ जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में, ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया। एंड एडिटेड का मतलब है संपादित करना। किसी भी न्यूज़पेपर में काम करते वक्त उसमें आने वाली न्यूज़, स्टोरी या एसेस को एडिट करना या उनमें करेक्शन करके उनको पब्लिश कराना, कि उन्होंने काम किया और एडिट किया द डेली न्यूज़, अखबार का नाम है। फॉर 17 ईयर्स, 17 वर्षों तक इसमें काम किया। इन लंदन का एक अखबार था द डेली न्यूज़, इसमें काम किया और इसको संपादित किया 17 वर्षों तक। He wrote several volumes of essays under the pen name of Alpha of the Flock। कि he wrote, उन्होंने लिखे, several यानी बहुत सारे या विभिन्न, volumes of essays, volumes यानी खंड या भाग, essays के बहुत सारे भाग या खंड लिखे। under the pen name, किस उपनाम से लिखे थे? pen name का मतलब उपनाम है, अपना कोई एक नाम रख लेना, निकनेम टाइप। कि द पेन नेम, उपनाम कौन सा था? ऑफ अल्फा ऑफ द फ्लॉक, अल्फा ऑफ द फ्लॉक उपनाम से उन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे थे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स, प्रोमिनेंट यानी विख्यात, वर्क्स यानी कार्य, कौन कौन से थे? प्रीस्ट एंड किंग्स, पुजारी और राजा। पेबल्स ऑन द शोर, पेबल्स यानी कंकड़, ऑन द शोर किनारे पर। एंड लीव्स इन द विंड, हवा में पत्तियां, यानी इन अलग अलग नामों से उन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे थे। ही डाइड, उनका निधन हो गया इन 1946 में। बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर, लेकिन ही विल बी रिमेम्बर्ड, कि उनको याद किया जाएगा, फॉर एवर हमेशा के लिए। थ्रू, किसके माध्यम से? हिज यूनिक राइटिंग्स, उनकी अनोखे लेखन के माध्यम से या उनके अनोखे कार्यों के कारण उनको हमेशा ही याद किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द लेसन, या लेसन की समरी क्या है, या लेसन में राइटर क्या बताना चाहते हैं। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। द लेसन अ फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड, ये जो पार्ट है फेलो ट्रैवलर एक सहयात्री, हैज़ बीन सेलेक्टेड, ये चयनित किया गया है या इसको लिया गया है, कौन से एसेस से? फ्रॉम लीव्स इन विंड, लीव्स इन विंड नाम के निबंध से इस कहानी को या इस पार्ट को चयनित किया गया है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द पर्सनल एसेस, फाइन मतलब बहुत ही अच्छा, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना या उदाहरण, किस चीज़ का? ऑफ द पर्सनल एसेस, व्यक्तिगत निबंधों का बहुत ही अच्छा उदाहरण या बहुत ही अच्छा नमूना है जो आज का चैप्टर या पार्ट है। पर्सनल एसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत निबंध, कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई चीज़ शेयर करता है, उसको पर्सनल एसेस बोलते हैं। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स, जो लेखक है हियर्स यहाँ पर या इस पार्ट में डिस्क्राइब्स बताते हैं या वर्णित करते हैं, हाउ के कैसे ही डेवलप्स, वो विकसित करते हैं, डेवलप्स यानी विकसित करना या उत्पन्न करना, कि कैसे वो विकसित करते हैं अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, स्नेह की भावना, अफेक्शन मतलब स्नेह या प्रेम, फीलिंग यानी भावना। राइटर इस चैप्टर में बताते हैं कैसे वो एक स्नेह की भावना विकसित करते हैं, उत्पन्न करते हैं
फॉर अ मस्कीटो, एक मच्छर के प्रति या एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम, उसको मानते हुए, रिगार्ड यानी किसी को मानना है, कंसीडर करना, उसको मानते हुए क्या, एज अ फेलो ट्रेवलर, अपना एक सह यात्री मानते हुए, एंड अ फेलो मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नाशवान या नश्वर, जिसका नाश हो सके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या इंसान है, इनकी मृत्यु हो सकती है, ये नाशवान है यानी मोर्टल हैं। अगर इमोर्टल होता उसका मतलब क्या होता, अमर यानी जिसका नाश न हो सके। लाइन क्या है कि जो राइटर है वो मच्छर को अपना एक सहयात्री और एक अपना ही समान नाशवान प्राणी मानकर उसके प्रति स्नेह की भावना डेवलप या विकसित करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके टेक्स्ट को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। I do not know which of us got into the carriage first. I do not know, यहाँ पर राइटर बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में जो वो लंदन से मिडलैंड टाउन करते हैं एक ट्रेन में। I do not know, मैं नहीं जानता, which of us मतलब हम में से कौन। got into का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना, या came into भी लगा सकते हो कि मैं नहीं जानता हम में से कौन got into अंदर आया, the carriage यानी रेल का डिब्बा, रेल के डिब्बे में फर्स्ट यानी पहले। पूरी सेंटेंस क्या होगा कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, मैं नहीं जानता कि हम में से पहले कौन इस डिब्बे में आया या किसने पहले प्रवेश किया। इंडीड मतलब वास्तव में, कि वास्तव में आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल, कि ही वॉज वो था, इन द कैरेज डिब्बे में, फॉर सम टाइम यानी पहले ही कुछ समय से वो डिब्बे में था, मैं वास्तव में ये भी नहीं जानता था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। इट वॉज, अब ट्रेन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, की अंतिम रेलगाड़ी थी। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाने वाली, लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड शहर या टाउन जाने की ये एक आखिरी रेलगाड़ी बची थी, उसी में जो लेखक थे वो यात्रा कर रहे थे। अब आगे फिर डिस्क्रिप्शन जारी है ट्रेन का। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी, अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनेटली मतलब अनंत या असीम, लेजरली यानी बहुत ज्यादा आराम से, कि बहुत असीम आराम से या बहुत ही इत्मीनान से चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन, और उनमें से एक ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन, के उन ट्रेनों में से या उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी, कैसी रेलगाड़ियों में से, विच गिव यू, जो आपको देती है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटर्निटी, अटर्निटी मतलब अंतहीन समय, अनंत समय या अंतहीन समय जो कभी समाप्त न हो। अंडरस्टैंडिंग समझ देती है या ज्ञान कराती है, यानी जो रेलगाड़ियां अंतहीन समय का ज्ञान कराती हैं उनमें से एक ये रेलगाड़ी थी। कहने का मतलब केवल ये है कि ये इतनी ज्यादा धीरे चल रही थी कि टाइम का पता नहीं था, ना ही ये पता था कि डेस्टिनी पे पहुंचेंगे या नहीं, यानी बहुत ज्यादा धीमी गति से चल रही थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, टॉलरेबली मतलब पूरी तरह से या कंप्लीटली। इट वॉज कम्प्लीटली फुल, कि ये पूरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली थी या जब इसने चलना शुरू किया था तब ये रेलगाड़ी पूरी भरी हुई थी। बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, जैसे ही हम रुकते या जैसे ही जो रेलगाड़ी थी वो रुकती थी, कहाँ पर, एट दी सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन मतलब उपनगरीय, ना तो ज्यादा शहर का एरिया हो ना ही ज्यादा गांव का एरिया, उसको बोलते हैं सब अर्बन या उपनगर। एक कस्बे के समान समझ सकते हो, एक टाउन के समान, कि जैसे ही जो रेलगाड़ी थी या हम लोग रुकते थे उपनगरीय स्टेशनों पर, तो क्या करते थे लोग, दी ट्रेवलर्स, जो यात्री थे, अलाइटेड उतर जाते थे, इन वंस एंड टोस, एक एक या दो दो करके वो यात्री उतरते जा रहे थे। यानी जब रेलगाड़ी चली थी तब तो पूरी भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेशन पर रुकती जा रही थी वैसे वैसे एक एक या दो दो करके यात्री उतरते जा रहे थे। एंड बाय द टाइम,
और उस समय तक, बाय द टाइम, उस समय तक वी हैड लेफ्ट, किस समय तक, जब वी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ दी द आउटर रिंग, बाहरी सीमा, किसकी, ऑफ लंदन, यानी लंदन शहर की बाहरी सीमा जब हमने पीछे छोड़ दी, तब क्या था, आई वॉज अलोन। जो राइटर है वो बोलते हैं कि जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, लंदन की सीमा से बाहर आ गए, तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रादर, या कह सकते हो, या क्या कह सकते थे कि आई थॉट, मैं सोच रहा था, आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला था। यानी राइटर अकेला था या वो सोच रहा था कि वो अकेला था, लेकिन इसके साथ कोई और भी था, इसीलिए आगे लाइन है कि केवल मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन राइटर अकेला नहीं था, डिब्बे में कोई और भी उसके साथ था। तो वो आगे डिस्कस करेंगे वो कौन था। एक बार फिर इसकी पूरी हिंदी देख लेते हैं पैराग्राफ की क्या होगी, कि मैं नहीं जानता हम में से कौन पहले इस डिब्बे में अंदर प्रवेश करता है। वास्तव में मैं नहीं जानता था कि पहले से ही इस डिब्बे में कोई है। ये लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। एक रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी, बहुत ज्यादा मंद गति से चल रही थी या बहुत असीम इत्मीनान से चल रही थी। और उनमें से एक रेलगाड़ी थी जो हम लोगों को, जो आपको अंतहीन समय का ज्ञान कराती है। और जब ये रेलगाड़ी चली थी, इसने जब चलना शुरू किया तो ये पूरी तरह से भरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये उपनगरीय स्टेशन पर रुक रही थी, तो यात्री एक एक या दो दो करके उतरते जा रही थी। और जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया या लंदन की सीमा से बाहर निकल आए, तब मैं अकेला था, या ये कह सकते हैं कि मैं केवल सोच रहा था कि मैं अकेला था। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ इसका। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense मतलब सुखद भावना, किस चीज की, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता की सुखद भावना होती है, किस चीज में, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने में, इन अ कैरेज, एक डब्बे में, कैसा डिब्बा, दैट इज जॉल्टिंग, जॉल्टिंग मतलब झटके देना, जो कि झटके देते हुए, और कैसे, नोइसली, और आवाज करती है, शोर करते हुए चल रहा था, थ्रू दी नाइट, पूरी रात। यानी ऐसा डिब्बा जो पूरी रात झटके देते हुए और शोर मचाते हुए चल रहा हो, ऐसे डिब्बे में अकेले होने में स्वतंत्रता की एक सुखद भावना होती है। इट इज लिबर्टी, लिबर्टी यानी फिर वही स्वतंत्रता है, फ्रीडम, कि ये स्वतंत्रता होती है। एंड अनरिस्ट्रेन, अनरिस्ट्रेंट का मतलब होता है जिस पर कंट्रोल न किया जा सके या बंधनों से मुक्त हो, कि ये बंधनों से मुक्त थी, ये पूरी स्वतंत्रता थी। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एग्रीएबल मतलब सुखद रूप से या सहमत रूप से कह सकते हो कि ये बिना बंधनों के एक पूरी स्वतंत्रता के समान थी। फिर से देखो क्या है, कि एक ऐसा डिब्बा जो रात भर शोर करते हुए और झटके देते हुए चल रहा था, ऐसे डिब्बे में अकेले होने में स्वतंत्रता की सुखद भावना थी, और सुखद रूप से ये बंधनों से मुक्त एक स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी, यू लाइक, जो तुम करना पसंद करो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम बात कर सकते हो, टू योर सेल्फ, स्वयं से या खुद से, एज लाउड एज, उतनी तेजी से, एज लाउड, उतनी तेजी से, एज यू प्लीज, जितना तुम करना चाहो या जितना तुम पसंद करो, उतनी लाउड या उतनी तेज आवाज में अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा। नो वन विल हियर यू, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पर राइटर केवल डिब्बे में अकेले होने की चीजें बताता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, तुम और क्या कर सकते हो खाली डिब्बे में। यू कैन हैव, तुम कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो यानी तर्क वितर्क कर सकते हो, किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हो, किसके साथ, विद जोन्स,
अब यहाँ जॉन्स जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि काल्पनिक व्यक्ति है, यानी डिब्बे में कोई नहीं है, लेकिन तुम वैसे ही कल्पना करके मान सकते हो कि आपके सामने कोई व्यक्ति है और आप उससे किसी भी मुद्दे पर तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम triumphantly इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। अब देखो, रोल हिम इन दी डस्ट इसका मतलब हुआ धूल में मिला देना, और उसको धूल में मिला सकते हो। triumphantly का मतलब होता है विजय पूर्वक। triumphantly विजय पूर्वक उसको धूल में मिला सकते हो, यानी उसको अपनी बातों में या तर्कों से हरा सकते हो या विजय प्राप्त कर सकते हो तुम खुद। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक का मतलब जवाबी हमला, यानी जब हम किसी से बहस करते हैं या तर्क करते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति जो काउंटर अटैक करता है या क्रॉस क्वेश्चन करता है उसको उसको जवाबी हमला बोला गया है, कि बिना किसी जवाबी हमले के डर के तुम विजय पूर्वक उसको धूल में मिला सकते हो, क्योंकि वहां पर असल में कोई व्यक्ति नहीं है, केवल आप ही हो अकेले, तो आप कुछ भी कर सकते हो और अपनी बातों में खुद जीत भी सकते हो। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without a fear of counter-stroke, कि तुम जॉन से या काल्पनिक व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हो और बिना जवाबी हमले के डर के तुम उसको विजय पूर्वक धूल में भी मिला सकते हो या विजय प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। और तुम क्या कर सकते हो अकेले? यू कैन स्टैंड तुम खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड अपने सर के बल, यानी वो अजीबोगरीब बातें बताता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कि तुम अपने सर के बल खड़े भी हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। नो वन विल सी यू, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो, और डांस अ टू स्टेप, या एक दो स्टेप या एक दो कदम नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर सकते हो किसका? ऑफ गोल्फ स्ट्रोक। गोल्फ एक गेम होता है, उसके स्ट्रोक यानी गोल्फ मारने का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स, खेल सकते हो क्या? कंचे, मार्बल्स यानी कंचे, और कंचे भी खेल सकते हो ऑन दी फ्लोर जमीन पर। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, लेट और हिंड्रेंस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, यानी लेट और हिंड्रेंस मतलब रुकावट, और विदाउट लग गया यानी बिना किसी रुकावट के या बिना किसी हर्डल के तुम जमीन पर कंचे खेल सकते हो, गोल्फ स्ट्रोक यानी गोल्फ मारने का अभ्यास भी कर सकते हो, एक दो कदम नाच भी सकते हो, और गाना भी गा सकते हो। You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open, तुम खोल सकते हो, the window, खिड़की को, और shut it, या इसको बंद कर सकते हो। तुम खिड़की को खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। without provoking a protest, protest यानी विरोध, provoking मतलब बिना किसी विरोध का सामना किए तुम विंडो को या खिड़की को बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो, तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को एक साथ खोल भी सकते हो और दोनों को एक साथ बंद भी कर सकते हो। और इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, कि वास्तव में यू कैन गो ऑन, तुम रख सकते हो, ओपनिंग देम यानी तुम उनको खुला भी रख सकते हो, एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद भी दे सकते हो, एज अ शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता, और शॉर्ट ऑफ स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार तुम उनको खुला भी रख सकते हो और उनको बंद भी रख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर सकते हो। You can have any corner you choose. कॉर्नर यानी कोना, कि you can have any corner, कि तुम कोई भी कोना ले सकते हो। you choose, जो तुम चुनो, यानी तुम कोई भी कोना बैठने के लिए चुन सकते हो। And try all of them in turn. और क्या कर सकते हो? टर्न यानी बारी बारी से, them उन सभी को ट्राई कर सकते हो, या तो कोई भी अपना एक कोना चुन सकते हो या बारी बारी से सभी कोनों को ट्राई कर सकते हो, बैठ सकते हो वहां पर। यू कैन लाई, लाई यानी लेटना,
यू कैन लाई, तुम लेट सकते हो एट फुल लेंथ, अपनी पूरी लंबाई से या पूरी स्वतंत्रता से तुम लेट सकते हो ऑन दी कुशंस, कुशंस यानी गद्दों पर जो रेल में होती हैं सीट्स, उन पर तुम पूरी लंबाई से लेट सकते हो एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हो किस चीज का, दी लग्जरी, विलासिता का यानी सुख सुविधा का, किस चीज की विलासिता का आनंद ले सकते हो, ऑफ ब्रेकिंग दी रेगुलेशन, कि नियम या विनियमों को तोड़ने की विलासिता का तुम एंजॉय कर सकते हो, इसका आनंद ले सकते हो, और किस चीज का, पॉसिबली दी हर्ट ऑफ डोरा। डोरा का फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश लोगों ने कुछ रेलवे से रिलेटेड नियम बनाए थे और इनका उल्लंघन करने वाले को के लिए कुछ पनिशमेंट भी डिसाइड की थी। तो तुम क्या कर सकते हो, नियमों को तोड़ने की विलासिता का भी आनंद उठा सकते हो एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और डोरा के हृदय को भी संभवतः तुम तोड़ सकते हो या इसका भी आनंद उठा सकते हो। क्योंकि कोई डिब्बे में है नहीं तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करेगा और आप किसी भी नियम को तोड़ सकते हो और उसका आनंद उठा सकते हो। नेक्स्ट लाइन एंड लास्ट, ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, यू कैन एस्केप इवन डोरा, कि ओनली डोरा विल नॉट नो, कि केवल डोरा को पता ही नहीं चलेगा, डोरा यानी उसी एक्ट को या लोगों को जो इस एक्ट के लिए लोगों को पनिशमेंट देते हैं या इसके रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उन लोगों को केवल पता ही नहीं चलेगा दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, किसका हृदय तोड़ा गया है, और तुम क्या कर सकते हो, यू हैव एस्केप्ड, एस्केप मतलब बच निकलना, और तुम बच भी निकलोगे इवन डोरा, डोरा से, यानी डोरा को पता नहीं चलेगा कि उसका दिल तोड़ा गया है और तुम डोरा से बच भी जाओगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में राइटर केवल एक फ्रीडम के सेंस को डिस्क्राइब करता है कि एक डिब्बे में, रेल के डिब्बे में अकेले होने का क्या सेंस होता है, वो सोचते हुए आपको बता रहा है यहाँ पर।